हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम करने वाले हैं आपकी सिविक्स बुक से चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम एमसीक्यूज करने के लिए सबसे पहले इसकी जर्नी पे चलते हैं। जर्नी है हमारी evidyarthi.in की वेबसाइट पे सबसे पहले पहुंचना है। फिर आपको मेन मेन्यू करके यहाँ पे बटन दिखेगा, उसको जब दबा देंगे तो आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। स्कूल पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगी। हमें कौन सी क्लास करना है? हमें करना है 8th क्लास। तो 8th में पहुंचने पर हम करेंगे सिविक्स पे क्लिक। आप सिविक्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारा सिविक्स क्लास 8 से रिलेटेड सब कुछ आ जाएगा। देखिए जादू है, वही जादू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा, बुक्स आ जाएंगे, रिवीजन नोट्स आ जाएंगे, एमसीक्यू आ जाएंगे, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ यहाँ आ जाएगा। तो अब चलिए एमसीक्यू पे क्लिक करते हैं और ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब जल्दी से आ जाते हैं हमारे जल्दी से आ जाते हैं हमारे एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज का भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन कंटेन्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भारत का जो संविधान है वो क्या क्या चीजें कंटेन करता है? रूल्स करता है कंटेन, लॉ कंटेन करता है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली बोथ ए एंड बी होगा, रूल एंड लॉ कंटेन करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। What refers to a goal? What refers to a goal or principle in its most excellent or particular perfect form? तो गोल और प्रिंसिपल को अगर आपको एक सिनोनिम डालना हो, अगर इन दोनों को एक नाम देना हो, तो एक परफेक्ट नाम क्या निकलेगा इसके लिए? गोल और प्रिंसिपल के लिए परफेक्ट नाम एक और क्या हो सकता है? सो आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी ऐसा सिस्टम बना देना विदाउट एनी रीजन, इसको आर्बिट्रेरी बोला जाता है। आइडियल मतलब कि सिद्धांत, आदर्श। तो गोल और प्रिंसिपल को और क्या बोला जाता है? आई हैव माई प्रिंसिपल्स, आई एम गोना जस्ट फॉलो दोस। तो प्रिंसिपल को भी आदर्श बोला जाता है, आइडियल को भी आदर्श बोला जाता है। सो राइट आंसर होगा आइडियल, आदर्श। ठीक है, पॉलिटी क्यों नहीं होगा? पॉलिटी का मतलब होता है एक सिविल गवर्नमेंट, एक पर्टिकुलर सिविल सोसाइटी, एक कस्टमाइज अथॉरिटेटिव सोसाइटी। आप कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, तो पॉलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला, लेकिन यहाँ पे पूछा ही नहीं। यहाँ पे तो पूछा है कि गोल और प्रिंसिपल का एक अलग नाम क्या होगा। सो इसका मतलब होगा आइडियल। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बाय विच टाइम हैड द नेशनलिस्ट मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम? जब नेशनल मूवमेंट हो रहे थे, भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए अलग अलग मूवमेंट करे जा रहे थे, तो वो क्या डेट थी, मतलब कब से स्टार्ट हुए थे? तो यहाँ पे है बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, एंड ऑफ 20th सेंचुरी। अभी तो 20वीं शताब्दी की एंड नहीं हुई है, अभी हम कहाँ हैं? 2021 में बात कर रहे हैं। सो ये क्या है? अभी एंड की बात तो हो ही नहीं रही है। तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी यानी कि 2001, 2, 3 बिगिनिंग हो रही है। तो ऑब्वियसली इस वक्त तक तो हमारा इंडिपेंडेंट कब का हो चुका था नेशन। बात है मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। मिडल ऑफ 19th सेंचुरी मतलब कि 1919, 1922, 1930, इस वक्त पे हमारे बहुत सारे मूवमेंट होने लग गए थे। नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सब गांधी जी और अलग अलग सेनानियों के द्वारा करे जा रहे थे। तो इसका मतलब होगा मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। तो चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन डिड द किंग ऑफ नेपाल फाइनली टेक ओवर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट? आपको पता है नेपाल में भाई एक अलग ही उस वक्त पे चल रहा था। 1990 की बात करें, 1990 में भी कॉन्स्टिट्यूशन दर्ज हुआ था, लेकिन उसमें इतनी जान नहीं थी। 1990 के बाद 2002 तक वो कॉन्स्टिट्यूशन रुका रहा। देन बहुत सारे मोइस्ट रिपब्लिक्स और बहुत सारी पार्टीज ने बहुत ज्यादा आंदोलन करे, प्रोटेस्ट करे। उसके बाद 2005 में किंग ऑफ नेपाल, किंग दिनेंद्र थे, किंग ज्ञानेंद्र को लेना पड़ा, टुक ओवर द कंट्रोल इन नेपाल। ठीक है, सो किंग ज्ञानेंद्र को नेपाल में लेना पड़ा, रेन लेना पड़ा। एंड देन उसके बाद 2006 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ था, क्योंकि जो राजा के अंदर जो संविधान चल रहा था वो राजा के तरीके से चल रहा था, इसलिए उसमें भी लोग खुश नहीं थे। तो 2006 में फिर से चेंज हुआ था उधर का कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि किंग के हाथ में कब आया था? सो किंग के हाथ में तो वही फरवरी 2005 में ही कॉन्स्टिट्यूशन आया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन सब्जेक्ट ऑफ। यहाँ बोला जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को क्या अथॉरिटी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे अथॉरिटी है?
एशियन कंसर्न, नेशनल कंसर्न, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसका नन ऑफ दीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि नेशनल कंसर्न, हमारे इंडिया के ऊपर अगर कोई भी कंसर्न होगा तो वो डायरेक्ट स्टेट अथॉरिटी ले लेगी। या स्टेट है, सेंटर है, लोकल गवर्नमेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर है, सब बैठ कर भाई नेशनल कंसर्न पे बात करते हैं। सिर्फ और स्टेट गवर्नमेंट को उसका हक नहीं है। एशियन कंसर्न, पूरे एशिया की बात करें तो उसके ऊपर भी एक छोटे से स्टेट गवर्नमेंट को हक नहीं है, तो उसका नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हु हैज रोल इन, ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हु हैज रोल इन प्ले इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी कहते हैं इसे। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अंदर क्या है? 18 साल से ऊपर के व्यक्ति या औरत क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं, अपना गवर्नमेंट इलेक्ट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर सकते हैं, दिन वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। राइट, सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए एडल्ट इंडियंस का सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बच्चों का, बच्चे तो ऑब्वियसली वोट दे ही नहीं सकते, 18 के बाद ही देंगे। ओनली मेल्स भी नहीं होगा, सिर्फ लोगों को देने का हक नहीं है, लड़कियों को भी देने का हक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली परफेक्ट आंसर होगा वो ऑल इंडियन अडल्ट होगा। ऑल अडल्ट इंडियंस, 18 से ऊपर के सारे इंडियंस को हक है अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने का। फिर आ जाता है भाई क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ रोल सिटीजंस ऑफ इंडिया प्ले इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ऑब्वियसली नो रोल बिल्कुल ही नहीं है। इनडायरेक्ट यानी कि पीछे से इनडायरेक्टली कर देते हैं, डायरेक्ट और सबमिसिव। तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट। हमारे इंडिया के लोगों को डायरेक्ट रोल दे रखा है अपने इलेक्ट करने का रिप्रेजेंटेटिव्स को, एंड देन वो आगे जाके गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट रोल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट रिफर्स टू इंडिपेंडेंट पीपल इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिकी बना दिया गया है इस क्वेश्चन को। What refers to independent people? Independent people in a democratic form of government. So democratic government को फॉर्म करने के लिए इंडिपेंडेंट लोगों की जरूरत तो होती है। आपको तो पता है गवर्नमेंट इज आइडियल टू द पीपल। गवर्नमेंट हम बनाते हैं, पीपल फॉर्म दी गवर्नमेंट। हमारा जो गवर्नमेंट चलता है वो कंट्रोल है बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, सो वो अबव कभी नहीं होगा, लोगों के नीचे ही होगा, और लोगों को सारे इंडिविजुअल्स को हक है कि वो कौन से गवर्नमेंट को चूज करेंगे। गवर्नमेंट का कोई बात अच्छा नहीं लग रहा तो वो सारी चीजें चेंज करने का सब कुछ पीपल पर ही आता है। ठीक है, सो पीपल रियली गिव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दिस पॉइंट। सो बेसिकली सोवरेन, आइडियल, पॉलिटिक्स, ट्रैफिकिंग तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन सब की बात चल रही है। ट्रैफिकिंग मतलब कि इलीगल तौर पे लोगों की ट्रैफिकिंग करना। ट्रैफिकिंग बहुत अलग अलग तरीके की होती है, तो ट्रैफिकिंग गलत आंसर होगा। पॉलिटी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चलती है, जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सिविल सोसाइटी है। सो पॉलिटी का मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन ही समझ के चलिए। आइडियल यानी कि संविधान, आइडियल ले लीजिए, आदर्श ले लीजिए, आइडियल का मतलब आदर्श होता है। सोवरेन मतलब कि जहाँ पे लोगों को पावर दे रखी है, जहाँ पे लोगों के पास पावर है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इंडिपेंडेंट पीपल के पास क्या है? पावर दे रखी है। सो सोवरेन इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं, अगर 13 साल के बच्चे को फैक्ट्री में काम करते आप देखेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? ठीक है, इफ अ 13-year-old boy is working in a factory, what is it called? तो फ्रीडम तो एजुकेशन नहीं होगा, वो एजुकेशन फ्रीडम थोड़ा ना मिल रही है उसको, तो काम कर रहा है वहां पे, चाइल्ड लेबरिंग कर रहा है। मैंने तो आंसर ही बता दिया। सो इसका आंसर ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर होगा, क्योंकि वो वहां पे काम कर रहा है। वहां पे 13 साल से कम या फिर 13 साल के बच्चे, 14 साल से कम के बच्चे कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट, माइनिंग एरिया कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं। ये क्या माना जाएगा? कानूनन जुर्म माना जाएगा। Which of the following are fundamental rights? क्वेश्चन नंबर 10 है, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से इसमें आ जाते हैं? राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल है, राइट टू फ्रीडम भी फंडामेंटल है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी फंडामेंटल है। सो बेसिकली ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट के लिस्ट में आ जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज कर दिया है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 में, सेकुलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट प्रमोट्स one religion, no religion, both A and B, none of these.
तो क्या हमारे भारत के अंदर कोई भी एक रिलीजन प्रमोट करते हैं? हिंदुइज्म हिंदुइज्म हिंदुइज्म। अगर ऐसा होगा, अगर सिर्फ हिंदुइज्म प्रमोट करेंगे तो बाकी के धर्मों को कितना बुरा लगेगा, उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचेगी। तो इसीलिए हमारा भारत में हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। सो नो रिलीजन, स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट नहीं करती है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? हमारे भारत जब स्वतंत्र हो गया था तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, लाल बहादुर शास्त्री, मिसेस इंदिरा गांधी एंड गुलजारी लाल नंदा। सो ऑब्वियसली मैं एक पॉइंट पे आती जाऊंगी। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट फ्री इंडिया वाले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भाई। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। देन उसके बाद गुलजारी लाल नंदा थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए एक्टिव प्राइम मिनिस्टर रहे थे। देन मिस इंदिरा गांधी आती है। ठीक है, तो हमारे फ्री इंडिया के कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसके बाद हम व्यू रिजल्ट करेंगे तो हमारे सारे आप बता देंगे आपने कितने गलत किए हैं, कितने सही किए हैं। तो भाई हमने 12 करेक्ट करे हैं, करेक्ट बिल्कुल 12 के 12 करेक्ट कर डाले हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं भाई स्टडी रिलेशन की। तो स्टडी रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए, ये विद्यार्थी आपके खिदमत के लिए हाजिर है भाई। ये विद्यार्थी पे आपको हर तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी। एमसीक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ई बुक, सब कुछ आपको वहां पे उपलब्ध मिलेगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में टोटली फ्री वेबसाइट है। सो डू चेक इट आउट। एंड जैसे हमने इस चैप्टर का एमसीक्यू करा है, वैसे फिर से हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर या एमसीक्यू के साथ आपसे फिर से मिलने वाले हैं। अपना ध्यान रखिएगा, कहीं में जाइएगा, जुड़े रहेंगे हम आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।